नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। हिमाचल और उसके बाद अभी कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी के सितारे बुलंदी पर हैं और पार्टी को यह भी लगता है कि 2024 की राह भी उसे दिखाई देने लगी है। पार्टी के वर्कर्स में, पार्टी के नेताओं में जबरदस्त उत्साह है। राहुल गांधी देश की राजनीति का एक अलग चमकता हुआ सितारा इस वक्त नजर आ रहे हैं। अब इस सब के बीच विपक्षी एकता, उसमें राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कहां पर है, आने वाले कुछ राज्यों के चुनाव और फिर आम चुनाव, इस सब को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ आज एक बेहद खास शख्स है। वो शख्स जिन्हें कर्नाटक की कांग्रेस पार्टी की जीत का काफी श्रेय जाता है। स्वागत करना चाहता हूं राज्यसभा सांसद, कांग्रेस पार्टी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला जी का। रणदीप जी, बहुत स्वागत है आपके हमारे इस प्रोग्राम में। मैं चुनावों की बात करूंगा थोड़ी देर में आपसे, लेकिन पहले जो इस वक्त राहुल जी ने जो एक नारा दिया हुआ है देश में, जहां भी जाते हैं उसको कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। अब इसको लेकर बीजेपी ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया। एक 9 पन्ने की चिट्ठी उन्होंने लिखी राहुल जी को और बताया कि भाई ये आप जो कह रहे हैं वो नफरत, वो मोहब्बत की दुकान नहीं है, ये तो नफरत का मॉल है, बल्कि मेगा मॉल है। तो अब ये मोहब्बत को लेकर के वाद विवाद शुरू हुआ है। अच्छी बात यह है कि इस देश में मोहब्बत की बात हो रही है उन लोगों के द्वारा जो इस देश में नफरत के सूत्रधार हैं। मैं इसे एक सुखद संदेश मानता हूं। राहुल गांधी जी ने एक बात साबित करके दिखाई कि वो नफरती ताकतों को मोहब्बत की बात करने के लिए मजबूर कर देंगे, और यही इस देश में एक राजनीति की करवट का बदलाव का संदेश भी है। वो और गालियां दें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वो 5 चिट्ठी लिखें, 50 लिखें, 500 लिखें, पर नफरत की बजाय मोहब्बत की बात तो शुरू हुई। क्योंकि किसी देश में, किसी समाज में बंटवारा, नफरत, विभाजन, इसके आधार पर ना समाज तरक्की कर सकता ना देश। ये देश के लिए घातक विचारधारा है और राहुल जी ने उसे बदलने की कोशिश की। और अच्छा है कि वो हमारी पिच पर आकर हमारे संदेश को उन्होंने आत्मसात करने की कोशिश तो की, चाहे वो राहुल जी को क्रिटिसाइज करके ही हो, कोई दिक्कत नहीं। जिसे आप नफरत बंटवारा कहते हैं ना, वो उनकी नजर में राष्ट्रवाद है। आप वो कहते हैं राष्ट्रवाद, हमारे राष्ट्रवाद को अगर कोई इस चश्मे से देखने लगे तो वो उसकी दिक्कत है। अब आप मुझे बताइए, भारत माँ अपने बच्चों का विभाजन कैसे कर सकती है? भारत माँ अपने बच्चों को धर्म के चश्मे से कैसे देख सकती है? भारत माँ और देश का तिरंगा, उसका हरा रंग अलग और उसका जो केसरिया रंग अलग, वो कैसे हो सकता है? भाजपा का नजरिया वोट बटोरने के लिए आप में और मुझ में भी टकराव करने वाला है। जिस दिन वो भारत माँ की भावना को समझ जाएंगे, उस दिन वो देश के राष्ट्रवाद की असली परिभाषा को भी समझ जाएंगे। देखिए, अब उनका कहना है हमारा तो नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपको लगता होगा वो नारा खोखला है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने, मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा क्योंकि आखिर में तथ्य गलत नहीं बोलते। मैं कुछ गलत कह सकता हूं, नड्डा साहब कुछ गलत कह सकते हैं, पर आप तो जज हैं एक तरह से जनता के, तो आप तो आकलन करेंगे। शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी भाई बहन जो हैं, उनकी 15 सीट्स हैं। कांग्रेस 14 जीती, जनता दल 1 जीता, बीजेपी 0 जीती। शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जातियां, दलित भाई बहन जो हैं, उनकी हम 35 में से 27 सीट जीते। भाजपा को लगभग नकार दिया गया। अल्पसंख्यक समुदायों की कोई एक्सक्लूसिव सीट तो नहीं है, पर वो ईसाई हों, वो जैन हों, वो बुद्ध हों, वो मुसलमान हों, पहली बार उन्हें लगा कि कांग्रेस के शासन में उन्हें बराबरी के सेकंड रेट सिटीजन नहीं देखा जाएगा। उनको किसी भी और नागरिक की भांति उनका आकलन होगा। बीजेपी की सरकार में वो सेकंड रेट सिटीजन थे, थर्ड रेट सिटीजन थे। वोकालिगा और लिंगायत समाज के हमारे भाई बहन जो किसान हैं पेशे से, पहली, वो एक जमाने में भाजपा का वोट बैंक उन्हें माना जाता था। उन्हें पहली बार लगा कि नाम बड़े दर्शन छोटे। बीजेपी ने बात करी किसकी? हनुमान जी का नाम लेकर पूरे कर्नाटक के विभाजन की। अरे आप हनुमान जी को जानते भी हो भैया, हम तो उनके वंशज हैं। ये कहते हैं कि हरियाणा के लोग हनुमान जी के वंशज हैं। हनुमान जी तो वो हैं, हनुमान जी त्याग हैं, बलिदान हैं। हनुमान जो हैं वो दूसरों के लिए अपने आप को मिटा देना है।
हनुमान विभाजन का प्रतीक हो ही नहीं सकते, और शायद इसीलिए कर्नाटक ने भाजपा और मोदी जी के नेतृत्व, जैसा अब उनका खुद का ऑब्जर्वर भी कह रहा है, मोदी जी के नेतृत्व को नकार दिया। नहीं, देखिए, अब उनका कहना यह है कि हमारा वोट तो वहीं का वही है, हमारा वोट कहीं नहीं गया, वही 36% जो जहां पर हम थे, पॉइंट डेसिमल्स में नीचे गिरा है। तो आपकी जीत हुई, बड़ी जीत हुई, उसमें कोई शक नहीं। मारी गई जेडीएस खत्म हो गई उसका वोट आपको ट्रांसफर हो गया। बीजेपी के लिए लेसन्स हैं इस हार में, बात सही, वो स्वीकार भी करते हैं इस बात को, लेकिन कांग्रेस कर्नाटका ने उनको नकार दिया, ये वो नहीं मानते। देखिए, अब तो आरएसएस का जो पत्रिका है वही कह रही है कि मोदी जी के नेतृत्व को नकार दिया, मैं क्यों कहूं? नहीं, उस पत्रिका ने यह कहा है कि सिर्फ हिंदुत्व और नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर आप चुनाव नहीं जीत सकते, राज्य में आपकी लीडरशिप होनी चाहिए और लोगों को दिखना चाहिए कि काम हुआ है। तो देखिए ये कितना बड़ा उन्होंने कम से कम फर्स्ट टाइम ये रियलाइजेशन की, जो राहुल गांधी जी हमेशा कहते आए। मैं आपसे ये कहता हूं, विभाजन की राजनीति अब इस देश में चलने वाली नहीं। सर, विभाजन की राजनीति पर बात करते हैं। अभी आपने जो ये उदाहरण दिए, जो वो ये कहते हैं कि हम हिंदू की बात करते हैं, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि हम मुसलमान से नफरत करते हैं। अब आगे आता हूं कर्नाटक पर। कर्नाटक में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलता था, आपकी सरकार में मिलता था। उन्होंने जब ये आए, इन्होंने भी दिया, चुनाव से 1 साल पहले इन्होंने कहना शुरू किया कि हम ये रिजर्वेशन हटा रहे हैं मुसलमानों का। उनसे भी सवाल पूछा गया था कि इतने साल आपको क्यों नहीं याद आया। ठीक है, उन्होंने शायद चुनाव के लिए किया था, लेकिन वो कहते हैं कि इसमें देश में धार्मिक आधार पर नहीं दिया जा सकता। ये अपीजमेंट थी जो आपकी थी। मैं अब आपको एक और नज़रिया देता हूँ। बहुत सारे हमारे दलित भाई बहन ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। भाजपा को अब ये लगा कि वो एक विभाजन का मुद्दा नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें तो बाकी के देश में हो सकता है। तो उन्होंने एक एफिडेविट फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ, अब हम अगर कोई ईसाई है और दलित भी है तो उसको आरक्षण नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगी, आप और मैं नहीं कर सकते। मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोगों का मुद्दा नहीं चुनेगी। गैस सिलेंडर 1100 रुपये का क्यों है, मोदी जी या भाजपा इस पर कभी नहीं बोलेगी। दाल जो आप और मैं और आपके दर्शक खरीदते हैं वो 150 रुपया 200 रुपया किलो क्यों हो गई, चना और राजमा का भाव आसमान चढ़कर क्यों बोल रहा है, दूध इतना महंगा क्यों है, वो इनकी बात नहीं करेंगे। वो करेंगे, अरे अमुक दलित ईसाई भी है, अगर हम उसको बात करेंगे। हिंदू धर्म है क्या? क्या किसी ने कभी जानने की कोशिश की भाजपा में? क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है। वो नो सीखिए भी हैं, और माफ कीजिए, कहीं कहीं उनके अंदर एक वैचारिक निकम्मापन, मैं बहुत जिम्मेवारी से ये दो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, एक वैचारिक निकम्मापन मुझे नजर आता है। हिंदू धर्म का पहला प्रिंसिपल जो कभी कभी प्रधानमंत्री जुमले के लिए बोलते हैं वो है वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया मेरा परिवार है। हिंदू धर्म अकेला शायद दुनिया का ऐसा धर्म होगा जो बोलता है आप दूसरे के धर्म का आदर करो। हिंदू धर्म आत्मसात करता है। हिंदू धर्म त्याग है, ये बलिदान है, ये विभाजन नहीं हो सकता। जो लोग हिंदुत्व की बात करके हिंदुइज्म को या हिंदू धर्म को विभाजन का प्रतीक बना रहे हैं, वो सबसे बड़े हिंदू धर्म के भी दुश्मन हैं, भारतीय संस्कृति के भी दुश्मन हैं। इसीलिए वो वैचारिक निकम्मेपन के शिकार हैं। आप वोट बटोरने के लिए सौरभ शर्मा और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मैं सिंह लिखता हूं, आप शर्मा लिखते हैं, हमारा झगड़ा करवा सकते हैं। आपने जैकेट पहनी है, मैंने कमीज पहना है, किसी ने टोपी पहनी है, किसी ने पगड़ी पहनी है, उस आधार पर आप हमारे अंदर अंतर कर सकते हैं, पर हम इंसान एक ही हैं। मंदिर में आप क्यों जाते हैं? मैं आज आपको एक सवाल पूछता हूँ। मैंने बहुत साथियों से पूछा, भैया आप धर्म को मानते हैं, अब मुझे विश्वास है कि आप ईश्वर में विश्वास, मेरा अटूट विश्वास है, आपका भी ईश्वर, तो अगर आपका ईश्वर में विश्वास है तो आप मंदिर में क्यों जाते हैं सौरभ भाई? मैं आपको बताता हूं, मैंने बहुत लोगों से यह सवाल पूछा और आपके दर्शकों को मैं कहूंगा, इसलिए नहीं कि भगवान मंदिर में है, इसलिए कि मंदिर एकाग्रता का माध्यम है। पर भाजपाई वो वैचारिक निकम्मेपन के शिकार हैं। वो इस हिंदू धर्म की परिभाषा को न जान सकते, न समझ सकते, न आत्मसात कर सकते। तो राहुल जी भी इसीलिए मंदिर जाते हैं, लेकिन फिर आपको ये, और आप ही ने बताया था, आपको एक बार बताने की क्यों जरूरत पड़ी थी कि वो तो जनेऊधारी ब्राह्मण है? तो अगर मैं किसान समाज में पैदा हुआ तो मुझे इस पर गर्व होना चाहिए या नहीं? आप ब्राह्मण समाज में पैदा हुए, ये कोई शर्म की बात है? आपके लिए गर्व की बात है? अगर राहुल गांधी जी
वो एक कौल ब्राह्मण परिवार से कश्मीर से निकलकर इलाहाबाद तक आए और उनका ट्रेडिशन है, पर उससे देश में सब लोगों को एक दृष्टि से देखने की कवायद कमजोर कैसे पड़ सकती है। सिर्फ इतना हमारा कहना है। बीजेपी तो ये भी कहती है कि राहुल गांधी जी का तो धर्म भी ओढ़ा हुआ है। वो तो अब ठीक है, वो चर्चा क्योंकि इस बारे में बीजेपी के लोग करते हैं, तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि भाई फिरोज गांधी साहब तो हिंदू नहीं थे, तो वो राहुल गांधी जी हिंदू कैसे हो गए? मतलब ये यहां तक ये बहस जाती है। पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने कहा कि नेहरू जी का नाम नहीं लेते, गांधी सरनेम रखा हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री जी को इस देश की संस्कृति और संस्कारों की जानकारी नहीं। आप अपने नाना का नाम लगाते हैं? नहीं लगाते ना। पिता का नाम लगाते हैं ना। ये इसलिए नहीं कि नाना आपके लिए कम प्यारे हैं। मैं आज आपके दर्शकों को कहता हूँ, नाना का नाम लगाने में बुराई कोई नहीं है, पर सब अपने पिता के नाम से चलता है। ठीक, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को भटकाकर, वो आपके बच्चे को शिक्षा कैसे मिलेगी कभी चर्चा नहीं करेंगे। वो ये बात करेंगे, अरे वो गांधी जी जो हैं उन्होंने फिरोज गांधी जी को अपना दत्तक पुत्र माना था, तो इसलिए उन्होंने गांधी जी का नाम क्यों लिया। क्या उन्हें मालूम भी है कि फिरोज गांधी तो गांधी जी के दत्तक पुत्र बनने से पहले भी गांधी थे, और शायद उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं। पर सवाल इस देश का ये है ही नहीं। सवाल ये नहीं है कि मैं सिंह लिखता हूं या आप शर्मा लिखते हैं, ये सवाल नहीं है। ये भाजपा कोशिश कर रही है हमें इस सवालों पर केंद्रित करने की। सवाल ये है कि रोटी कैसे मिलेगी, रोजगार कैसे मिलेगा और समाज कैसे चलेगा। मैं उस सवाल पर अब आता हूं जो कर्नाटक से निकला इस बार, और ये बीजेपी के लिए शायद एक चिंता की भी बात है कि आपने हिमाचल में जो बातें करी वो वैसी बातें आपने कर्नाटक में वादे किए, 5 गारंटियां दी, अब मध्य प्रदेश में वो करने जा रहे हैं, राजस्थान में वो काम हो रहा है, छत्तीसगढ़ में होगा, तो वो कैसे उससे बीजेपी निपटे ये वो भी सोचते होंगे। लेकिन अभी प्रधानमंत्री ने राजस्थान की एक रैली में कहा कि ये जो फ्री की पॉलिटिक्स या जिस किस्म की वादों की गारंटियों की पॉलिटिक्स देश में होने लगी है, ये राज्यों को और देश को एक दिन दिवालिया करेगी। आपके कर्नाटक से उदाहरण लेते हुए उन्होंने बात कही। शायद देखिए, कर्नाटक की गारंटियों से भाजपाइयों समेत मोदी जी के पेट में दर्द है। अब हम तो उसका कोई इलाज नहीं कर सकते। मैं आपसे ये पूछता हूं, अगर 10 लाख करोड़ रुपया आप कंपनियों को, डिफॉल्टर कंपनियों का माफ करते हैं, वो तो आर्थिक प्रगति का संदेश है मोदी जी और भाजपा के मुताबिक। अगर 3 साल में 2,52,000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड हो गया और आपने उनकी बैंक बैलेंस शीट क्लीन कर दी, उन भगोड़ों की भी जो देश का पैसा लेकर भाग गए समेत विजय माल्या टाइप लोगों के, तो वो आप कह रहे हैं कि ये आर्थिक बुद्धिमत्ता है। पर अगर देश के गरीब को 1100 का सिलेंडर मोदी जी ने किया, हमने नहीं किया। अगर राजस्थान की सरकार उसे 500 रुपए में देती है, अगर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार 2000 रुपए एक महिला के खाते में डाल देती है, तो वो कहते हैं ये रेवड़ियां हैं। तो आप मुझे बताइए, फिर आज रोक लें। आज के अखबार में इश्तिहार है, आपके टेलीविजन पर इश्तिहार चल रहा है कि 1000 रुपया मध्य प्रदेश की सरकार हर महीना डालेगी, तो ये रेवड़ी नहीं है। सुरजेवाला साहब, यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। आपने कहा कि बैंक कर्ज देते हैं, लोग लेके भाग जाते हैं। बैंक का काम है कर्ज देना, और बैंक तो ये सोच के कर्ज देती है ना कि ये मुझे वापस भी लौटाएगा, वो कोई बांट तो देती नहीं है। पर आप फिर 12 लाख करोड़ वेव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब वो सरकार ये कहती है कि हमने राइट ऑफ नहीं कर दिया, उस रिकवरी उसकी पॉसिबल है। वो कब होगी ये नहीं कहा जा सकता। 3% भी होगी कहने से। सौरभ भाई, आज मैं बहुत जिम्मेवारी से आपके चैनल पर बताना चाहता हूं, जो लोन राइट ऑफ हुए हैं लगभग 10 लाख करोड़ के, उसकी रिकवरी 3% ये ठीक हो सकती है बात। एनसीएलटी में जो कानून लेकिन जो आप कहते हैं कि माफ कर दिए, वो वेव ऑफ है, वेव ऑफ नहीं हुआ है सर। वो माफ ही है, वो कभी पैसा जब आपकी रिकवरी नहीं होगी। लेकिन रिकवरी की प्रोसेस तो नहीं बंद हुई। नहीं, क्या वो पैसा कभी रिकवर होगा? अब ये कौन जाने। अगर महंगाई है तो सरकार का काम है कि महंगाई को कंट्रोल करे, इन्फ्लेशन को रोके, ये सरकार की जिम्मेदारी है। आपने कहा कि एमपी में भी अब शिवराज सिंह सरकार जो है 1000 रुपया महीना महिलाओं को देने वाली है, तो ठीक है, उन्होंने आपसे सीख लिया। अब आप जब 1500 रुपए देंगे तो वो तो कम से कम 1000 की बात कर रहे हैं। अब इसका कोई अंत नहीं है। आज हरियाणा में प्लॉट देने की बात कर रही है आपकी पार्टी, इसका कोई एंड है? आप ये करेंगे, दूसरे आदमी को भी चुनाव जीतना है, वो कहेगा आप 50 मीटर का प्लॉट दे रहे हो, मैं 100 मीटर का प्लॉट देता हूं। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, कहां जाएगी देश के? अब मैं आपसे ये पूछता हूं, भारत सरकार में मोदी जी किसान को 6000 रुपया ट्रांसफर करते हैं जी, वो रेवड़ी नहीं है? हो सकती है। तो वो क्यों कर रहे हैं? ये सबको करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश नहीं। मैं आपसे ये पूछता हूं, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला,
आप करें तो रासलीला। लेकिन आप एक नए लेवल पर ले गए ना उसको। आप ओपीएस फॉर एग्जांपल, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसमें कितना पैसा जाता है? और ओल्ड पेंशन स्कीम आपने राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कहा, हिमाचल में आपने कहा है, झारखंड में भी आपकी सरकार है, वहां पर भी लागू हो गई, आपकी मिलीजुली सरकार है वहां पर। इसका खर्चा कितना वहन करना पड़ेगा? मैं नहीं, इकोनॉमिस्ट बताते हैं। मोंटेक सिंह आलूवालिया, प्लानिंग कमीशन के पूर्व उपाध्यक्ष, आपके बहुत नजदीक रहे आपकी सरकार के, मनमोहन सिंह साहब के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में बड़ा हाथ था उनका। उन्होंने कहा ये आर्थिक दिवालियेपन की परफेक्ट रेसिपी है। और इसमें नेताओं के लिए अच्छी बात यह है कि आज जो सरकार वादा कर रही है, देना उसको नहीं है, 10-20 साल बाद जिसकी सरकार होगी वो देगी। आप भविष्य के लिए कर्जा चढ़ा के जा रहे हैं। सौरभ भाई, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इन्हीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि महात्मा गांधी नरेगा आपकी विफलता का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है, पार्लियामेंट के पटल पर कहा था। उसी मनरेगा ने 2009 में जब विश्व में आर्थिक मंदी आई और अब जब कोरोना का कहर आया तो इस देश के साधारण जनमानस को बचा दिया। मैं आज आपसे केवल ये कहता हूँ, वो लोग जो लाखों कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, वो गरीब की मदद को रेवड़ी बोलते हैं। वो लोग जिनके मित्र जो हैं, अडानी जी जैसे लोग हैं, जिनके 22,000 करोड़ रुपए इस मेज जितने कमरे से मॉरिशस से आ जाते हैं कंपनी में, वो लोग इन चीज़ों को रेवड़ी बताते हैं। परंतु जो इस देश के 120 करोड़ साधारण मध्यम वर्ग नौकरी पेशा गरीब लोग हैं, जो भाजपा निर्मित महंगाई से त्रस्त हैं, वो सरकारों से राहत चाहते हैं। मोदी जी 25 लाख करोड़ रुपया एक्साइज लगाकर पेट्रोल और डीजल पर कमा चुके 9 साल में। आज $72 प्रति बैरल पेट्रोल और डीजल का रेट है, पर जब $108 प्रति बैरल था, आप उस रेट पे पेट्रोल और डीजल देश में बेच रहे हैं। क्यों? सच ये है कि दिल्ली की सत्ता में बैठे हुक्मरान सत्ता के अहंकार में इतने अंधे हो चुके कि उन्हें 100 करोड़ 120 करोड़ लोगों का दर्द नजर नहीं आता। हम दर्द पर मरहम लगाते हैं, वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। मैं यही चीज आपसे पूछता हूं, वो भी पॉलिटिशियन है, उनको भी चुनाव लड़ने और जीतने हैं। अगर कांग्रेस पार्टी 500 में सिलेंडर देकर वोट ले सकती है, क्या रोकता है बीजेपी को या किसी और सरकार को करने में? दे कैन डू, क्यों नहीं कर सकते? तो वो कर नहीं रहे। यूपी के अंदर वो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये हम गैर जिम्मेदार राजनीति नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते जिससे देश का खजाना लुट जाए। जी, मैं अब आपसे ये कहता हूं, आप किसी की खाल उतार कर, सौरभ शर्मा की जेब काट कर आप अपना खजाना भर रहे हैं, क्या ये सही सरकारी तरीका है प्रशासन चलाने का? मेरा सीधा सवाल है। जी, तो आप नहीं मानते कि गरीब की, आप जिसको आप कहते हैं कि गरीब की मदद करना, महंगाई से राहत देना, सरकार कह रही है गैर जिम्मेदार तरीका है, आप तो कहते हैं कि सरकार भी ये करे, उसको भी ये करना सरकार का ये करना सरकार का दायित्व है। सरकारें इसीलिए चुनी जाती हैं। सरकारें इसलिए नहीं चुनी जाती कि वो अडानी जी की जेब में बैठ जाएं। सरकारें इसलिए चुनी जाती हैं कि वो इस देश के मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा, गरीब लोगों को राहत दें। मैं आज आपके चैनल पर पूछता हूं, अगर देश में कॉर्पोरेट टैक्स 15% हो सकता है तो सौरभ शर्मा को 30% क्यों देना पड़ता है? क्या इसका कोई जवाब है मोदी जी के पास, नड्डा साहब के पास? कहते हैं देश को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया, इतनी योजनाएं चलती हैं केंद्र की, लोगों के घर बन रहे हैं, शौचालय बन गए पूरे देश के अंदर, सड़कें बन रही हैं, इतने बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, ये सब काम कहां से हो रहे हैं? तो रेवेन्यू आ रहा है ना। ऐसा कोई नहीं है कि जीएसटी कलेक्शन किस बात के लिए? आप ये पेन खरीदने जाइए, आप दूध का एक ग्लास खरीदने जाइए, आप दही खरीदने जाइए, आप पनीर खरीदने जाइए, आप ये कमीज खरीदने जाइए, आप ये रुमाल और जैकेट खरीदने जाइए, आप ये चश्मा खरीदने जाइए, आप ये टेलीविजन का कनेक्शन लीजिए, सब पर जीएसटी है। इनकम टैक्स भी सब दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अब लोग कहते हैं वैसे कि आपकी पार्टी, ये जो आपने क्लू लिया है, ये अरविंद केजरीवाल की किताब से लिया। ये पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल करते थे दिल्ली में, फ्री बिजली, फ्री पानी। उन्होंने एक जगह कहा भी, भाई ये कांग्रेस पार्टी तो हमारी फॉर्मूले ले रही है। देखिए, अब अरविंद केजरीवाल जी को अपने बारे में कोई खुश फहमी हो तो रहने दीजिए, अच्छा है। वो कहते हैं कि दिल बहलाने के लिए गाली भी ये ख्याल अच्छा है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये इंदिरा जी के समय से पॉलिटिक्स ऑफ वेलफेयर, कल्याणकारी राजनीति, ये देश की सरकारों का दायित्व है। बात लंबी हो जाएगी रणदीप जी, लेकिन पार्लियामेंट में एक सज्जन ने खड़े होकर के बात कही थी कि आपने तो किसान को मजदूर बना दिया। मनरेगा में रोज दिहाड़ी करने वाला वो किसान ही तो था,
आज वो खेती करने की बजाय दिहाड़ी पर मजदूरी कर रहा है, गड्ढे खोद रहा है। देखिए, ये भाजपा की सोच है। वो देश के हाथ को काम देने को गड़ा खोदना मानते हैं, और हम ये मानते हैं कि समाज में कोई भूखा ना सोए, हर आदमी के घर पर छत हो, हर आदमी के तन पर कपड़ा हो, हर व्यक्ति का बच्चा स्कूल में जा सके, केवल मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज़ और थोड़ा सा स्वास्थ्य का इंतज़ाम हो। ये किसी भी कल्याणकारी सरकार का दायित्व है। हम ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप नहीं हैं, हम रजवाड़ा शाही भी नहीं हैं, हम एक लोकतांत्रिक प्रजातंत्र हैं, और इसलिए सरकारों का ये दायित्व। और आपने अभी किसानों की बात भी की, आपने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने कहा कि अभी सरकार ने एमएसपी बढ़ाई है और 7 से 10% तक अलग अलग फसलों पर, और आपने कहा कि ये सरकार एमएसपी के बढ़ाने का दावा कर ले, जब खरीदती नहीं तो फायदा क्या, सरकार एमएसपी पे खरीद नहीं कर रही है। आज मैं आपके चैनल पर कहता हूँ, 2022-23 का आंकड़ा मैंने जारी किया खरीद का, जो उत्पादन हुआ और जो खरीद हुई, अगर आप धान की फसल छोड़ दें जो 50% खरीदी गई उत्पादन के, गेहूं 17% खरीदी गई, बाकी सारी फसलें 1% से कम खरीदी। गेहूं भी 40% तक खरीदा जाता था एक जमाने में, यस, पर पिछली बार का आंकड़ा मैं तो कह नहीं रहा, ये तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जारी करना पड़ता है। 17% गेहूं आपने खरीदी, क्यों? और एक मैं आपको बताता हूं, हर बार, मैं तो खुद किसान हूं, अपनी खेती आज भी खुद करता हूं, दुर्भाग्य से इस देश के कृषि मंत्री के पास जमीन ही नहीं है। भाजपा ऐसे ही लोगों को कृषि मंत्री बनाती आई है जिसने हल्का मूठ पकड़ा नहीं, जिसके पास खेती की ज़मीन नहीं है। जिस दिन मैं फसल काट कर, अब जैसे बाज़ार में आ गई गेहूँ, अब आगे हम धान की फसल लगा लेंगे, कोई और साथी दूसरी फसल लगा लेंगे, कपास इत्यादि, उससे ठीक पहले गेहूँ का आयात शुरू हो जाएगा, ताकि जब मैं बाज़ार में लेकर जाऊँ तो मेरी फसल की कीमत गिर जाए। और गेहूं जिस दिन आ जाएगी उसके 3 महीने बाद, अब देखिए कटाई होकर आ गई, अब आप देखिएगा 90 दिन इंतजार करिए, 90 दिन के बाद निर्यात खुल जाएगा, ताकि जिसने गेहूं खरीद ली, किसान तो खरीद नहीं सकता, उसके पास तो 2 हेक्टेयर एवरेज है, 2 हेक्टेयर है भी नहीं उसके पास, वो तो इमीडिएटली बेचेगा। तो जैसे ही जो होल्डर्स हैं जो गेहूं खरीद लेंगे, वो फिर निर्यात कर देंगे डेढ़ रेट पे। ये किस प्रकार अभी जो आंकड़ा आपने दिया, मैंने जो आंकड़ा निकाला, वो इसमें सरकार ने दावा किया है कि देश में 2 करोड़ किसान हैं जिनको एमएसपी से का लाभ मिलता है, मतलब उनसे एमएसपी की कोई ना कोई खरीद होती है, और ये यूपीए के जमाने में हुआ करता था सिर्फ 78 लाख से 2 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचा। देखिए, मैं आपको एक बड़ा सीधी बात कहता हूं, आप इनकी ये 2 करोड़ का डेटा मान लीजिए, एग्रीकल्चर सेंसस पे तो विश्वास करेगा कोई भी सौरभ भाई, मैं और आप तो करेंगे ही। वो कहता है 14.5 करोड़ किसान इस देश में हैं, आप 14.5 करोड़ में इनका डेटा मान लीजिए 2 करोड़ का खरीद रहे हैं, तो बाकी 12.5 करोड़ क्या फांसी लगा ले? इसीलिए पिछले 9 साल में सुइसाइड 3 गुना बढ़ गई है किसान की। अगर मुझे 6500 रुपए की चीज 3800 रुपए में बिक रही है, तो मैं क्या न्याय नहीं मांगूंगा? और आप तब मुझे पीटेंगे सड़क पर डाल। ये किसान कानून लाए थे, कहते हैं उसके जरिए बाजार भाव मिलता, जो अच्छा दाम देता उसके पास जाता है किसान। वो आप खड़े हो गए उसके खिलाफ। मैं नहीं खड़ा होगा, कांग्रेस नहीं खड़ी हुई, 62 करोड़ इस देश का किसान खड़ा हुआ। अगर 62 करोड़ में से 62 करोड़ किसान उसके खिलाफ थे, तो उस कानून में कोई कमी रही, या तो 62 करोड़ बेवकूफ हैं। अब 62 करोड़ आप कह रहे हैं, सरकार तो कहती थी कि ये प्राइमरीली हरियाणा, पंजाब और कुछ हिस्सा यूपी का, वहां के लोगों में इसको लेकर आक्रोश था, तो फिर सरकार ने ये कानून वापस क्यों लिया? जवाब दिया ना प्रधानमंत्री, में समझा नहीं पाया। नहीं, सच्चाई ये है कि यूपी का चुनाव सर पे था, प्रधानमंत्री जी को लगा बड़ी हार होने वाली है, केवल यूपी के चुनाव से डर के उन्होंने वापस ले लिया। आप मन में ये जानते हैं, आप कह नहीं सकते, मैं टेलीविजन पर खुल के कह सकता हूँ, सच्चाई ये है। इस देश के 62 करोड़ किसान लामबंद होकर खड़े हो गए। हम सब बेवकूफ़ नहीं हैं मोदी जी, मैं आज आपके चैनल पर कहना चाहूँगा, किसान का बेटा बेवकूफ़ नहीं है। हमें समझ है कि हमारा भला और बुरा किस में है। आप हमें अपने खेत में बड़े कॉरपोरेट हाउसेस का मजदूर बनाना चाहते थे, गुलाम बनाना चाहते थे, इसलिए किसान ने हुंकार भरी और 700 किसानों ने कुर्बानी दी। गहलोत सरकार में इन 4 सालों में 19,000 किसानों की जमीनें जब्त हुई हैं, जो कि वो कर्जा नहीं लौटा पाए, और ये तब है जब आपकी सरकार किसान का कर्जा माफ करने के नाम पर आई थी। देखिए, मैं इस आंकड़े से सहमत नहीं हूँ। मैंने बाकायदा, आप गूगल करेंगे मिल जाएगा, मैंने बाकायदा मुख्यमंत्री जी से इस पे चर्चा की, और मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा
कि ये आंकड़ा एक दुष्प्रचार है। वो बहुत जल्द एक एक डेटा इकट्ठा करके पहली 3 बातें समझ लीजिए। राजस्थान की सरकार ने किसी की ज़मीन कुड़क नहीं की। कोऑपरेटिव सेक्टर ही सिर्फ हम कंट्रोल करते हैं, हमने किसी की ज़मीन कुड़क नहीं की। राष्ट्रीयकृत बैंक नेशनल बैंक अगर किसी की ज़मीन कुड़क की तो वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी जी को इसका जवाब ज़रूर देना चाहिए। वादा तो आपने किया था कर्ज माफी का, पर वो उसका डेटा भी इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत जल्द समेत कर्ज माफी के आंकड़े के उसे जारी करेंगे। मैं आपसे ये पूछता हूं, हम तो कर्ज माफी प्रांतीय सरकार होकर भी करते हैं। हमने तो 72,000 करोड़ यूपीए कांग्रेस की सरकार में सरदार मनमोहन सिंह और मोंटेक सिंह आलूवालिया ने माफी की थी, 72,000 करोड़ रुपए कर्ज की, क्योंकि आपने चर्चा की चिदम्बरम जी ने। मोदी जी 10 लाख करोड़ माफ कर सकते हैं फर्जीवाड़ा करने वाले कॉरपोरेट हाउसेस का, 2 लाख 2.5 लाख करोड़ इस देश के किसान मजदूर का क्यों नहीं कर सकते? मैंने मोंटेक सिंह जी का नाम लिया, उसका जवाब तब नहीं दिया था आपने। वो तो ओपीएस के खिलाफ है, पुरानी पेंशन स्कीम के खिलाफ, दिवालिया निकल जाएगा देश का, उनका कहना है। देखिए, वो एक इकोनॉमिस्ट हैं, हम उनकी कदर करते हैं, वो हमारे एडवाइज़र रहे हैं। किसी बात पर हम उनसे असहमत भी हो सकते हैं, क्योंकि हम एक राजनीतिक दल हैं और हम सोच समझकर निर्णय लेंगे। इसलिए इकोनॉमिक एडवाइज़र अपनी सलाह देंगे, आप उनकी शायद 9 सलाह मान लें, 1 सलाह ना मानें। अब इन सब मुद्दों से इतर जो देश की राजनीति में चल रहा है, विपक्ष एकता की कोशिश कर रहा है कि 24 में नरेंद्र मोदी को, भाजपा को मिलकर चुनौती दी जाए। और कई लोगों से हम सुनते हैं कि 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 कैंडिडेट, इस फलसफे पर चलना चाहिए, यानी बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष का एक संयुक्त उम्मीदवार हो। क्या यह मुमकिन है आज की परिस्थितियों में, इतनी सारी पार्टियों और कांग्रेस पार्टी को देखते हुए? आपने एक वाजिब सवाल उठाया। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा ये मानना नहीं कि हम किसी व्यक्ति के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। मैं आज पहली बार आपके टेलीविज़न चैनल पर यह क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। हमारी लड़ाई केवल भाजपा से नहीं, हमारी लड़ाई इस देश को बचाने की है, इस देश की विचारधारा की है, भारत माँ के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनके लिए है, भारत माँ के जो बच्चे हैं 140 करोड़ लोग, उनके लिए रोजी रोटी की लड़ाई है। अगर हमें ये लगता है कि मौजूदा हुक्मरान जो आज दिल्ली की सत्ता में काबिज हैं और सत्ता की अट्टालिकाओं से उन्हें देश की कराहट, देश की कड़वाहट, देश का विभाजन, देश में जो तकलीफ़ है, दर्द है, वो नज़र नहीं आता, तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग इकट्ठे होकर हम उन मूलभूत मुद्दों पर, हमारा वैचारिक मतभेद हो सकता है, पर देश के मुद्दों पर हम इकट्ठे होकर संघर्ष करें और एक ऑल्टरनेटिव विजन प्रेजेंट करें। उसके लिए वो चुनाव में एक साथ जाना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? अब 23 तारीख को मुलाकात होने वाली है, राहुल जी खड़गे जी भी जा रहे हैं, उसमें बहुत सारी पार्टियां हैं। ये जो कई विश्लेषक हैं उनका कहना यह है कि इतना अंतर्विरोध है पार्टियों में, और कोई गलत बात नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी राजनीति अलग अलग राज्यों में, तो कहीं कोई आपका साथी, कहीं कोई आपका विरोधी है। ये लोग कैसे एक साथ आएंगे? सौरभ जी, भविष्य के गर्भ में झांक कर मैं तो नहीं देख सकता। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी मंशा देश के लोगों के प्रति सही है। हमारा विचार अलग अलग है, हमारे कई जगह आपस में प्रांतों में टकराव भी हैं, कई जगह हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते भी हैं, ये भी सच है, कई जगह अंतर्विरोध भी है, ये भी सच है। इन 4 बातें एक तरफ हैं और देश एक तरफ है, तो इसलिए चर्चा होने दीजिए, कुछ ना कुछ हल निकलेगा। नहीं तो ये वो राह भी हो सकती है कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली से ही शुरू करता हूं कि अरविंद केजरीवाल के साथ आपका कोई सीट शेयरिंग अरेंजमेंट बन जाए पंजाब में, दिल्ली के अंदर, जहां की दोनों इकाइयां इसके सख्त खिलाफ हैं। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा। वैसे भी मैं दिल्ली या पंजाब का प्रभारी नहीं हूं, तो इसके लिए अधिकृत नहीं। आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आप कमेंट तो कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि इनमें से कुछ बातों पर निर्णय माननीय खड़गे साहब जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारे संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी, राहुल गांधी जी और अन्य जो हमारी स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर साहिबान हैं, एक पार्टी में सिस्टम है, वहाँ बैठकर फाइनली निर्णय होगा। ना कोई एक क्षेत्र निर्णय खड़गे साहब लेने वाले। हाँ, हमारी जो इकाइयाँ हैं, पंजाब की इकाई है, दिल्ली की इकाई है, हमें उनके विचारों का सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि वो आए दिन लोगों की लड़ाई ज़मीन पर लड़ते हैं। कैसे समन्वय ये बैठ पाएगा,
ये भविष्य के गर्भ में है। वो तो अभी आपसे मिलने का समय मांग रहे हैं, उनको मिलने का समय नहीं दिया राहुल जी ने, खड़गे जी ने, अरविंद केजरीवाल को। मुझे लगता है कि ये टेम्परेरी बातें हैं, इनका हल अपने आप निकल जाएगा। खड़गे साहब बड़े उदार हृदय व्यक्ति हैं और राहुल जी हमेशा अपना मन और विचार उनके दोनों हमेशा वो खुले रखते हैं, वो कोई दरवाज़ा बंद नहीं करते, ना उनके मन में संकीर्णता है। वो तो प्रधानमंत्री को गले लगा लेते हैं संसद में पूरे देश के सामने। बीजेपी कहती है जबरदस्ती, और फिर आंख मारते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई अपने बुजुर्ग को गले लगाए, वो बुजुर्ग जो नफरत करता हो आपसे, फिर भी कोई नौजवान जाकर उनके गले लगे, अब उनका नज़रिया है कि वो गले पड़े, इनका नज़रिया है कि मैं मोहब्बत की दुकान उस नफरती दुकान तक ले जा रहा। नहीं तो ये मोहब्बत जो है उन लोगों के लिए भी रहेगी। जैसे केजरीवाल साहब ने तो बहुत कुछ कहा है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार क्यों नहीं करते, तमाम बातें वो कह चुके हैं, तब उनके लिए भी मोहब्बत दिखाई जा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के डीएनए में यही अंतर है। आप मेरे बारे में, आप राहुल जी के बारे में, आप कांग्रेस नेतृत्व के बारे में अलग अलग समय पर अलग अलग बातें कह सकते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं शिव जी की तरह है। अच्छा, विष पिएंगे। जो देश की मूलभूत समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करेगा उसे विष पीना पड़ेगा, और कांग्रेस ने लगातार ये करके दिखाया है। आपके लिए तो विष का घड़ा लेकर तैयार खड़े हैं सामने। ममता जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि भाई अपने अपने राज्य, अब जो जहां मजबूत है वहां लड़े। तो बंगाल में अब कांग्रेस पार्टी छोड़ दे कोई सीट लड़ने की ख्वाहिश, यूपी में आप छोड़ दीजिए, ऐसे और राज्यों में आप छोड़ दीजिए। वो कहते हैं भाई 200 सवा 200 सीटें हैं जहां आप सीधी टक्कर लेते हैं भाजपा से, वहां आप लड़िए। देखिए, हम पीजे विष का घूंट, आप दीजिए कुर्बानी। हम एक राजनीतिक दल हैं, हमारी एक विचारधारा है, हमारी एक सोच और तरीका है। ये सोच और तरीका राष्ट्रव्यापी है, प्रांतीय नहीं है। प्रांत महत्वपूर्ण हैं, प्रांत का कल्याण महत्वपूर्ण है, पर प्रांत का कल्याण तब होगा जब आपकी सोच राष्ट्रव्यापी होगी। रीजनल पार्टीज को भी कांग्रेस विरोध कहीं ना कहीं त्यागना पड़ेगा। हम 4 कदम चलेंगे तो 1 कदम उन्हें भी चलना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा ये समन्वय कैसे बैठेगा, ये भविष्य के गर्भ में है। एक सकारात्मक पहल हुई है, उस पहल का नतीजा क्या निकलेगा आज मैं नहीं बता सकता, लेकिन कोशिश है। रणदीप जी, अंत में एक सवाल, और इसको मैंने अंत में के लिए इसलिए रखा था, मुझे लगा कि नहीं, इस पर हम और पॉलिटिकल मुद्दों पर इससे ना भटक जाएं। देखिए, देश में नई संसद का उद्घाटन हुआ, अब राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, उसमें उपराष्ट्रपति नहीं थे, आपने ये मुद्दा बनाया, लेकिन आपने और कई दलों ने उसका बॉयकॉट किया। तो ये देश में एक बात है कि क्या हम अपनी देश की लोकतंत्र का मंदिर जिसको कहते हैं, उस मौके का भी आदर नहीं कर सकते? राजनीति तो एक तरफ है, होती रहेगी, राजनीति के लिए तो दिन के बाकी 363 दिन हैं, वो एक दिन क्या राजनीति नहीं छोड़ी जा सकती? सौरभ भाई, पहले तो सवाल के लिए साधुवाद, मैं आपको इसके लिए साधुवाद दूंगा। मैं शायद उम्र में आपसे 10-15 साल बड़ा हूं। संसद क्या है? क्या संसद एक इमारत का नाम है? प्रधानमंत्री बृजभूषण सिंह जी के साथ संसद का उद्घाटन कर रहे हैं और मेडल लाने वाली लड़कियों को दिल्ली पुलिस कपड़े फाड़कर सड़क पर घसीट रही है। संसद वो हैं लड़कियां, संसद इस देश के लोग हैं, संसद इस देश का प्रजातंत्र है, संसद इस देश का गरीब है। आप इस देश के नागरिक को, भावनाओं को, प्रजातंत्र को, संविधान को, संवैधानिक मूल्यों को पर बुलडोजर चलाकर एक इमारत का उद्घाटन करके आप ये नहीं कह सकते कि संसद इमारत है। संसद बिल्डिंग नहीं है, संसद ईंट रोड़ा नहीं है, संसद वो चमकता एयर कंडीशन नहीं है या हॉल नहीं है जिसका निर्माण हुआ है। अगर आप उसी संसद के नीचे देश की बेटियों के कपड़े फाड़कर उन्हें घसीटेंगे और कहेंगे आप इस बिल्डिंग के उद्घाटन में आइए, संसद बिल्डिंग का नाम केवल भाजपाई सोच में हो सकता है। हमारे लिए 140 करोड़ लोग संसद हैं और हमने इसलिए बॉयकॉट किया कि आप उन 140 करोड़ लोग और बाबा साहब अंबेडकर निर्मित संविधान, उन दोनों को इस संसद की नींव में दबा रहे हैं। तो अब जो ये नई संसद बनी है, इसे आप संसद का दर्जा देते हैं या इसे इमारत ही मानते हैं? बैठेंगे तो इसी में जाकर ना? जी बिल्कुल, हर इमारत एक प्रजातंत्र चलाने का आखिर में माध्यम है, पर आप उस इमारत की नींव में प्रजातंत्र को और संवैधानिक मूल्यों को दफना नहीं सकते। यह विरोध इसलिए था, देश को बताने के लिए
इमारत का चकाचौंध है, परंतु इस इमारत की चकाचौंध की लाइटों में कहीं ना कहीं संविधान को कुचला जा रहा है, और यह बताना विपक्ष का दायित्व है, और हम अपना राजधर्म और राष्ट्र धर्म निभा रहे थे। एक आखिरी सवाल, आपने कहा मैं भविष्य के गर्भ में नहीं झांक सकता, लेकिन मैं कहूंगा थोड़ी कोशिश करें आप 2024 के लिए क्या देख पा रहे हैं अभी से? 2024 में बदलाव साफ लिखा है, जैसे 2014 में लिखा था। बहुत लोगों को 2014 में नजर नहीं आया, बहुत लोगों को आया। 2024 आपको बदलाव दिखा था? कहीं ना कहीं उसकी आहट जरूर सुनी थी, सुनाई देती थी। मुझे वही आहट 2024 में सुनाई देती है। नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन रहे? मैं ये निर्णय नहीं कर सकता। मोदी जी तो 140 करोड़ लोगों का निर्णय खुद ही कर देते हैं। मैं ये कहूँगा आपके दर्शक और इस देश के 140 करोड़ लोग निर्णय करेंगे। मेरी तो एक ही वोट है। राहुल गांधी जी लेकर एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्य हैं। वो आदमी जो दिल से सोचता है, वो आदमी जो इस देश का दर्द समझता है, वो आदमी जो इस देश के लिए 3500 किलोमीटर निकल कर चल पड़ता है, वो आदमी जो इस देश के पीड़ित, शोषित, वंचित और मध्यम वर्ग और छोटे छोटे लघु उद्योग के बारे में सोचता है, एक नई सोच रखता है, वो इस देश का प्रधानमंत्री बनने के योग्य है। रणदीप जी, बड़ी गंभीर चर्चा हुई और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।